इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि वंदे मातरम पर जो लोकसभा में चर्चा हो रही है, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं, आपको मालूम है, और इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में इस देशभक्ति गीत की भूमिका और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा हो रही है। और इस चर्चा की शुरुआत खुद वज़ीर आज़म मोदी ने की है। उन्होंने बताया किस तरह से वंदे मातरम ने एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन इसको लेकर किस तरह से राजनीति भी हुई। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने खासतौर से कई विपक्ष के दल है या जो नेता हैं, उन्होंने इसको इस वक्त गैर मुनासिब बताया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये भी एक तरह का, ये उन्होंने कहा ऐसे कि ये एक बिना मतलब कि वक्त की ये एक ज़रूरत है। उनका ये कहना था कि इससे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इंडिगो का मुद्दा है, अलायंस का इशू है, उस पर चर्चा ना करके ये बिल्कुल जो है एम्प्टी सिंबॉलिज्म है, और इसको लेकर के उन्होंने एक पोस्ट किया है। इस पर भी बीजेपी का सख्त दमन आया है सामने। यदुवीर सेठी बीजेपी के जो लीडर है, उनका कहना है कि ये जो है महबूबा मुफ्ती इसी तरह का स्टांस हमेशा लेती रहती है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस पर जो चर्चा जो हो रही है, इस चर्चा पे सवाल खड़े ही क्यों किए जा रहे हैं, ये कितने मुनासिब हैं, क्यों ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आज हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के अपने खास मेहमानों से। तो आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल। मातरम के टुकड़े कर दिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। और ये है पूरा इशू। जब PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि संसद 200 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस में उलझी है। जैसा उन्होंने लिखा वो उसकी बात मैं कर रहा हूं, और उन्होंने इस पर ये सवाल उठाते हुए लिखा है कि ये इस वक्त की जरूरी जो है वो चीज नहीं थी। जैसा मुफ्ती ने पोस्ट पे लिखा है कि पार्लियामेंट इज बिजी स्पारिंग ओवर अ 200-year-old वंदे मातरम इवन एज इंडिगो पैसेंजर्स आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड एंड डेस्परेट फॉर आंसर्स इंस्टेड ऑफ confronting the crisis hurting people right now. BJP seems intent on indulging in empty symbolism. महबूबा मुफ्ती ने जो लिखा है ट्वीट, वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, और संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम का जो किरदार था, उसका जो रोल था, खास तौर से भारत को ग्लोरीफाई करने में और भारतीयता को मजबूत दिखाने में, भारतीय एकता को मजबूत दिखाने में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, उसमें जो वंदे भारत का अपना किरदार रहा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही है, लेकिन कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो इस वक्त इस चर्चा पर अपनी अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि ये शायद वक्त की जरूरत नहीं थी कि इस पर हम चर्चा करें, जबकि देश में ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे ऐसे पड़े हैं या है जो लोगों को सीधे इससे लोग जो है वो उससे मुतासिर हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उनमें से एक महबूबा मुफ्ती भी है जो PDP लीडर है, PDP के सदर हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो इस वक्त आपके सामने है। तो इस उनके ऐसा कहने के बाद इसमें आपको बता दें कि जो BJP के लीडर यदुवीर सेठी, उनका स्टेटमेंट आया है, वो मैं चाहूंगा कि आपको मैं सुनाऊं कि वो इस पर क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर BJP के सीनियर लीडर हैं और MLA यदुवीर सेठी ने पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे साथ इस वक्त हैं यदुवीर सेठी, ये MLA हैं जम्मू कश्मीर BJP के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पे आप डिबेट कर रहे हो, बहुत सारे जटिल मसले हैं, ये क्या मजाक है। आज अगर महबूबा जी इस देश के अंदर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की अगर वो CM बनी थी और आज़ादी से वो यहाँ पर रहकर स्वतंत्रता से जो बोल रही हैं, इसका श्रेय जाता है तो उन्हीं शहीदों को जाता है जिन्होंने वंदे मातरम के नारे के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगर आज महबूबा जी अगर कोई ऐसा बयान दे रही हैं तो उनको सोचना चाहिए, ये हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का झूला अपने गले में डाल लिया था वंदे मातरम के गीत के ऊपर। बस करो, अब तो पाकिस्तान प्रेम बंद करो महबूबा जी, समय के साथ आगे बढ़ो।
और हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए 3 अहम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विकास पाढ़ा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और एडवोकेट नीलोफर मसूद है, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। रफीक राथर है, सीनियर लीडर पीडीपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले मैं रफीक राथर साहब आपके पास ही आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जबकि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इस पर चर्चा हो रही है, तो महबूबा मुफ्ती जो कुछ कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं? देखिए जी, विशाल जी, आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क में कितने बड़े सीरियस इश्यूज है जिस पर बात करने की जरूरत है। आज आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे मुल्क की कहां पहुंची है। आप देखिए इन्फ्लेशन का क्या हाल है, कितना तेजी से इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है। आपका जीडीपी और आपका पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपकी दिल्ली में जो पोल्यूशन का हाल है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, और जो फॉरेन डिप्लोमेट्स वहां पर है, उन्होंने भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है। इंडिगो का आप देखिए जी स्ट्राइक पर है, और देखिए कि आप एयरपोर्ट्स पर किस तरह से लोगों का हुजूम है, और कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मकसद यह है कि जब मुल्क में आपके इतने सीरियस इशू है तो उस पर बात होनी चाहिए थी। जो कि पार्लियामेंट वाज इन सेशन, तो उनका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे इश्यूज सामने लिए जा रहे हैं जिनका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं है। आप मुझे बताइए, वंदे मातरम बोलने से मेरा पेट क्या भरेगा? क्या यहाँ के वंदे मातरम बोलने से क्या अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या रोजगार मिलेगा? क्या यहाँ की सड़कें, पानी और बिजली की जो सुविधा है वो क्या ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने उसी कंटेक्स्ट में बात की, और उन्होंने मुल्क की जो लीडरशिप है उनको बावर कराया कि इससे ज्यादा नहीं बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिस पर बात करनी चाहिए थी। और आप ऐसे मुद्दे को सामने लाते हो जिसका डायरेक्ट कोई कंटेक्ट लोगों के साथ नहीं है, ना ही कोई इंपैक्ट है। तो मैं एक छोटा सा सवाल, क्या पीडीपी का या मुफ्ती का ये कहना है कि इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए थी या अभी नहीं होनी चाहिए थी? करिए जी, आप बार बार करिए। अब ये एमएलए साहब हमारी जो ये बात कर रहे थे, इस पर आपको मैं बताऊं, भारत की जो आजादी है वो स्लोगन से नहीं मिली, वो कुर्बानियों से मिली है। जब लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और उसमें सब जाति के, सब मजहब के लोग शामिल हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो ये कहना है कि इस स्लोगन की वजह से, इस नारे की वजह से ये मुल्क को आजादी मिली है, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और हम ये नहीं कहते कि इस पर बात ना करें। हम इसकी बड़ी ये क्योंकि एक नेशनल सॉन्ग है, इसको हम बड़ी इज्जत की निगाहों से देखते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन इसको इस तरह से बनाना कि इसके सिवा आपके पास कोई इशू ही नहीं है, मेरे ख्याल में उसी कंटेक्स्ट में महबूबा जी ने बात की, और पत्ते की बात की, और सही बात की। चलिए, ओके, ये पीडीपी का मत है। मैं हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र अंबरदार, सीनियर लीडर है बीजेपी के। सुरेंद्र अंबरदार जी, मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त हम ना लें क्योंकि काफी वक्त निकल भी चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पीडीपी जो कुछ कह रही है, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जो अपने ट्वीट में जो मुद्दे उठाए हैं, और जो उनका कहना है कि इस वक्त की जरूरत नहीं थी, जो अभी पार्लियामेंट में हो रहा है उससे ज्यादा अभी बर्निंग इश्यूज हैं, बीजेपी का क्या मत है? देखिए, एक तो महबूबा जी भारत के पक्ष में कभी बोलती नहीं है, कश्मीर के पक्ष में कभी बोलती नहीं है, कश्मीरियों के पक्ष में कभी बोलती नहीं है। जब हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, इनको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि इनको इतिहास पे कोई नज़र नहीं है। 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 10 लाख लोग मरे हैं इसी वंदे मातरम के नाम से। इनको ये भी मालूम नहीं होगा कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोग 90 सालों में जेल गए हैं इसी वंदे मातरम को अपनी आत्मा, अपने मन में बसाकर भारत के लिए, भारत का जो इंडिपेंडेंस का आंदोलन था उसमें मोटिवेशनल फैक्टर वंदे मातरम था। हमने उनको उन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है। ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है तो और महत्वपूर्ण विषय भारत में क्या हो सकता है? अच्छा, ठीक है। तो महबूबा जी, जब भी जो ये माइंडसेट है, शायद यही माइंडसेट रहा है कुछ लोगों में तब भी, और जिसके कारण से भारत का विभाजन हुआ है। और इस माइंडसेट के कारण से आज ये दोबारा कश्मीर से लेकर देश भर में जो वो एक गुमराही फैला रही है, एक ऐसे विषयों को टटोलने की कोशिश कर रही है जो राष्ट्र हित में नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। नहीं, उन्होंने जो विषय अपने ट्वीट पर लिखा है वो आपने पढ़ा? आपने ट्वीट पढ़ा है महबूब जी का? आपने महबूबा मुफ्ती का ट्वीट पढ़ा है? उसमें भारत के पार्लियामेंट में उस पर क्लियरिटी आ गई है कि उसकी एक कमेटी बन गई है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। और जिन्होंने भी
सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जो कुछ भी किया है उन पे उनके कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इसके अतिरिक्त तो और क्या चाहती है महबूबा जी? ये विषय इंपॉर्टेंट है, मगर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि आप 10 लाख लोग जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी है, वो 10 लाख लोग जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए समर्पण किया है, वो विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये विषय इंपॉर्टेंट है। ये महबूबा जी तय करने वाली कौन होती है? ठीक है, ओके। मैं चाहता हूं आप जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो पक्ष सुन लो जी, उनका भी पक्ष सुन लो। मैं अपनी तरफ से कोई बात अभी नहीं करना चाहता। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ एडवोकेट नीलोफर मसूद है, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है डॉक्टर विकास बाधा। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहबा, आप सुन पा रही मुझे अगर, तो मैं जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में 150 साल जब पूरे हो गए वंदे मातरम के, उस पर चर्चा हो रही है। खुद वज़ीर आज़म ने इस चर्चा की शुरुआत की है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो स्टैंड लिया है, जो उन्होंने अपने ट्वीट में दर्ज किया है, मुझे पूरा अंदाजा है कि आपने उस ट्वीट को जरूर पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना इस पर रिएक्शन दे। देखिए विशाल साहब, आपको बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए, और जितने को पैनलिस्ट है यहाँ पर सलाम आदाब जी। देखिए, हमेशा हमने देखा है पार्लियामेंट में जो सिंबॉलिक इश्यूज होते हैं वो हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टीज के डिबेट्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो अहम मुद्दे होते हैं, जिसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें हमारा क्राइम जो बढ़ रहा है, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन है, इकोनॉमिकल इश्यूज है, हेल्थ केयर इश्यूज है, जितने भी अहम मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, वो कभी फुल फ्लेजेडली डिस्कशन में नहीं लाए जाते हैं डिबेट्स में जो पार्लियामेंट में हो जाते हैं। पार्लियामेंट का अरसा वैसे भी बहुत ही कम होता है, जहां पर बहुत ही कम समय 2-3 मिनट एक हमारे चाहे राज्यसभा के हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में बैठे हुए, उनको टाइम मिलता है जी। तो एक वंदे मातरम बोलने से कोई पैट्रियोटिक नहीं हो जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ये एक इंसान को आजादी है, वो बोलता है या नहीं बोलता है। क्या यहाँ पर मुसलमानों ने अपने जाने निछावर नहीं की है, या अदर देन दोज मुस्लिम्स जो है, क्या उन्होंने यहाँ पर जाने अपनी निछावर अपने देश के लिए नहीं की है? क्या वो तैयार नहीं है सेक्रीफाइस अपनी लाइफ करने के लिए अपने देश के लिए? तो ये चीजें जो होती है, मुझे लगता है कि वो सिंबॉलिक डिबेट्स को हटकर हमें कहीं असल मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहिए, ताकि ऑन द लार्ज जो अगर हम देखें कि जहां पर पब्लिक इन्वॉल्व है, उनके मुद्दे इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं डिस्कशन करने की जरूरत है, एक लाहे अमल अपनाने की जरूरत है, जहां पर हमारे असल मुद्दे जो है, असल जो हकीकी ऑन ग्राउंड इस वक्त लोग जो जूझ रहे हैं जिन मुश्किलातों से, उनको डिस्कशन में लाना चाहिए। न कि ये कि आप सिंबॉलिक एक इशू को उठाते हैं, दूसरे इशू को उठाते हैं। इन चीजों से क्या होता है? क्या यहाँ का मुसलमान रहने वाला, क्या वो अपने भारत माता की जय नहीं बोलता है? इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कहीं आप रिलीजियस इसको कलर देना चाहते हैं तो वहां पर गलत है, क्योंकि रिलीजन में जहां पर मेरी आस्था है, जिस चीज को मैं मानती हूँ, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि मैं भी आस्था और रिलीजन को मानती हूँ, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इतना ही मुद्दा है। इस पर मुझे लगता है कि सिंबॉलिक इश्यूज को ड्रॉप करके जो असल मुद्दे हैं, जो हमारे देश को आगे और बढ़ाएंगे, मिलजुल कर बैठकर उन पर अगर डिस्कशंस हो जाएंगे, फीडबैक ग्राउंड का आ जाएगा, वो ज्यादा बेहतर रहता है। जी चलिए, आपने सुना एडवोकेट नीलोफर मसूद साहबा को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है डॉक्टर विकास बाधा। अच्छा विकास जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले अमरदार साहब कुछ बोलना चाहते हैं, मैं जरा उनके पास एक बार फोन। जी आप बताएं अमरदार साहब। जी सुरेंद्र अमरदार जी बोले, आपको आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए जी। पैट्रियोटिज्म एक कोर इशू है। अगर कोर इशू पे एक दिन डिबेट नहीं होती है पार्लियामेंट में, जितनी भी डेवलपमेंट इश्यूज हैं उन पे तो रोज डिबेट होती है। ये तो पहली बार है 150 साल के पूरे होने के बाद आज पहली बार भारत का पार्लियामेंट देश भर में वंदे मातरम पर डेलिब्रेशंस कर रहा है। और मैं और एक बात बताऊं आपको, इनको बताइए कि जस्टिस बहाउद्दीन तोयूब जी एक पहला एक वो ऐतिहासिक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने जो पहला कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का 1886 में, उसने वंदे मातरम पर सबसे पहले हाथ उठाया था और भारत के सभी साथियों के साथ गया था। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। वंदे मातरम एक पैट्रियोटिक इशू है और कोर इशू है। इस पे डिबेट करना, ये हमको भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए। भारत के जी रफीक राठौर साहब कुछ कह रहे हैं। जी जल्दी साहब कहिए, मुझे जाना है विकास जी के पास। रफीक राठौर साहब।
हाँ जी, बीजेपी के हमारे दोस्त अभी 1857 की बात कर रहे थे, तो इनको याद दिलाएगा बहादुर शाह जफर ने उसको लीड किया था और इनकलाब जिंदाबाद उनका स्लोगन था, वंदे मातरम नहीं था। एक तो मैं उनको करेक्ट करना चाहता, नंबर एक। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारी चीजें वहां डिस्कस होती है, एक दिन ये भी हो जाए। मैं उनको साफ बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को कौम पर, मुल्क पर थ्रस्ट करना चाहती है। ये भारतीय बीजेपी का एजेंडा है, मुल्क का एजेंडा नहीं है, कौम का एजेंडा नहीं है। कौम का एजेंडा है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करो। मुल्क का एजेंडा आप तय कर लेंगे, मुल्क का एजेंडा पीडीपी तय कर लेगा। मुल्क का एजेंडा आपका है, मुल्क का एजेंडा भारत का प्रधानमंत्री तय करेगा। आप इलेक्शन के काम आता है ये आपके। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो आपका वोट कौन डालेगा? इसी वजह से इलेक्शन के काम आना भी चाहिए। अगर मुस्लिम अगर आप बुरी बात नहीं करोगे तो तभी आप वोट को पढ़ते हैं। आपको वोट ये एंटी मुस्लिम नहीं है, आप एंटी मुस्लिम है, बोलते हैं आप एंटी इंडियंस है। आपको मुसलमानों का मरो मिन्नत रहना चाहिए। हमारी वजह से आप इख्तिदार में, हम नहीं होते तो आप इख्तिदार में कभी नहीं आते। हमारी दुश्मनी की वजह से आप इख्तिदार में हैं। आप मेरी बात ध्यान में रखिए प्लीज। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा हम मुस्लिम हिंदू की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप पहले पेट्रियोटिक बनिए। आप पहले वंदे मातरम गाइए, आपको भी सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। एक बात आपने कहा आप वंदे मातरम तो कहिए, वंदे इसका एग्जाम कम था, सैकड़ों की तादाद में बच्चे दूसरे स्टेट में, आपके लिए फर्क क्या पड़ेगा? तो उनके कैरियर का क्या आपने सोचा? आज मेडिकल का जीएमसी का टेस्ट था, सैकड़ों बच्चे हमारे दूसरे स्टेट में फंसे हैं, आज नहीं पहुंच सके एनटीको की वजह से। आपके लिए फर्क क्या पड़ेगा? आपके वंदे भारत से उनको, वंदे मातरम बोलने से उनको रोजगार मिलेगा क्या? उनका पेट भरेगा क्या? क्या बात करते हैं? क्यों कौम को परेशान कर रहे हो? क्यों मुल्क को परेशान कर रहे हो? अरे भाई, आप इलेक्ट हुए हो, गवर्नमेंट आपकी है। अगर पेट्रियोटिज्म नहीं है तो आपका वजूद ही नहीं है। ये देशभक्तों के कारण ये देश चलता है। ये देश में आई एम मच मोर पैट्रियोटिक देन यू। मुझे पैट्रियोटिज्म मत बताइए। आई एम मच मोर पैट्रियोटिक देन यू। मुझे आप पैट्रियोटिज्म मत बताइए। आप, हमने आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आप ही नहीं मांगे। हमने नहीं कहा कि आप नहीं है, हमने ये कहा कि आप वंदे मातरम गाइए। आप अपना एजेंडा ट्रस्ट मत करिए। हमने ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तानी नहीं का एजेंडा है। ठीक है, ओके, लेट मी गो टू विकास पाधा जी, वरना फिर वो उससे नाराज हो जाएंगे। विकास पाधा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए विकास पाधा जी, जो चर्चा अभी चल रही है, एक मिनट, चर्चा जो चल रही है उसका मर्म आपको पता है। मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता, सीधे आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वक्त कम है। विकास पाधा जी, क्या हो रहा है ये? इज दिस द नीड ऑफ द आवर? धन्यवाद वासल जी। बहुत ही एक सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ हफ्ते पहले तक एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे बडगाम बाईपोल्स में, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे एक लाइन लेके चले हुए हैं। प्लीज, ये बहुत ही एक मेरी ऑब्जर्वेशन है आज। मेरी जो बात मैं करना चाहता हूं कि कुछ सिंबल्स होते हैं देश की यूनिटी के लिए, देश के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। हमारा देश है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। जिस गाने ने, जिस सॉन्ग ने हमारी देश की आजादी को जो है वो स्टिमुलेट किया, उसके लिए लोगों को मोटिवेट किया, उसकी 150वीं सालगिरह पे, 150 साल पूरे होने पे अगर हमारी पार्लियामेंट डिस्कशन कर रही है तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनको भारत के झंडे से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कहती थी कि जब 370 नहीं रहेगा तो यहाँ पे तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। तो महबूबा मुफ्ती जी को याद दिला दूं कि आज घर घर तिरंगा है और लाल चौक भी तिरंगामय हो चुका है। तो ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स इनको याद आ जाती है भारत के सिंबल्स, यूनिटी के सिंबल्स को देख के, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये जो हम मनाते हैं अपने जो माइलस्टोन्स, नेशनल माइलस्टोन्स को मनाते हैं, वो देश को एक रखने के लिए मनाते हैं। ये गाना किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं है, ये भारतीयों का गाना है। ये किसी एक संप्रदाय, धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसने हिंदू को भी मोटिवेट किया, मुस्लिम को भी मोटिवेट किया, सिख को भी मोटिवेट किया देश की आजादी को, लड़ाई को लड़ने के लिए। इसको एक धर्म से जोड़ना बहुत ही नैरो प्रिज्म है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये रोज हमें, ये पार्लियामेंट हर चीज को रेज करने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो नेशनल माइलस्टोन्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, इन पर डिस्कशन अगर इस पार्लियामेंट में नहीं होगी तो यूएन में थोड़ी होगी।
देश भारत की पार्लियामेंट में ही होगी। लेकिन विकास मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपने पढ़ा है? जी, तो उसमें जो और मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया है, क्या उसको मतलब हम नकार सकते हैं फिलहाल? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वो मुद्दे ऐसे हैं जो अभी पिछले 2-3 दिनों में जो हमने देखा, जिसका जिक्र उन्होंने किया है इंडिगो एयरलाइंस के बारे में? अभी देखिए जेके पीएससी के तहत एक जेके का एग्जाम भी हुआ, उससे भी कई बच्चे हो सकते हैं शायद अपियर नहीं हो पाए हों, तो मतलब क्या उनका ये कंसर्न अभी अनटाइमली है? देखिए, कंसर्न शो करना, वो बिना वंदे मातरम से जोड़े भी इस कंसर्न को रेज कर सकती थी। वो जरूरी नहीं है कि वंदे मातरम के इशू के साथ क्लब करके इसको रेज करें। ये ट्वीट जो है बिना वंदे मातरम के भी लिख सकती थी। तो लेकिन जब ये वंदे मातरम के साथ क्लब करना, ये इनकी एक मिसचीफ है, इनकी एक मेंटेलिटी दर्शा रही है कि इनको नेशनल सिंबल्स, नेशनल सॉन्ग्स और ये देश की आजादी को स्टिमुलेट करने वाले सॉन्ग्स हैं, उनसे प्रॉब्लम है। ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये इनका साफ दर्शाता है इनका माइंडसेट। लेकिन उन्होंने कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या इनकलाब जिंदाबाद जो अभी रफीक से बता रहे थे, ये भी तो नेशनल यूनिटी का किरदार उस वक्त अदा कर रहे थे। तो क्या इनसे भी प्रॉब्लम इजहार किया कभी? जी, आपने कहा कि नेशनल या यूनिटी को यूनिफाई जो लोग करते हैं उनके खिलाफ उनकी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस तरह इस लेवल पे भी उन्होंने कभी किया, इसको डिनाई किया? ये जो मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या फिर ये कि इनकलाब जिंदाबाद जो अभी रफीक कादर कह रहे थे, ये भी नारा था उस समय। आप पीडीपी या गाने होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनमें धर्म संप्रदाय नहीं जोड़ना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मैंने भी अपने स्कूल में फख्र के साथ गाया है अपनी प्रेयर्स में। जी, और वंदे मातरम को भी मैंने यही कहा शुरू में कि किसी एक धर्म से जोड़ना बहुत ही नैरो माइंडेडनेस है। ये धर्म संप्रदाय से ऊपर उठने वाले सिंबल्स हैं, तो इन पे किसी को भी इतराज, किसी हिंदू को सारे जहां से अच्छा पे इतराज नहीं होना चाहिए, किसी मुस्लिम को वंदे मातरम पे इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल यूनिटी के सिंबल्स हैं और ये हमें एक माइंडसेट से ऊपर उठने की जरूरत है। और ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये हम इसके डी क्लब करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एडवोकेट लुफर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात कह दी विकास पाधान, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि पीडीपी और एनसी एक लाइन पर नजर आ रही है? देखिए विशाल साहब, जब 1937 में इस वंदे मातरम सॉन्ग के सिर्फ अगर आप देखेंगे फर्स्ट 2 स्टेंजास जो थे, ये एक इल्जाम भी लगाया गया है कांग्रेस पर कि फर्स्ट 2 स्टेंजा ही जो इस गाने के थे उस वक्त वो अडॉप्ट किए गए बिकॉज ऑफ द रीजन जो फर्स्ट 2 स्टेंजास है, इस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बीजेपी ये भी रेज कर रही कि जो उनके अदर स्टेंजास है उनको आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि जब हम इन टोटलिटी इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो रिलीजियस एक फ्लेवर उसमें दे देता है। दैट इज द रीजन कि हम अपनी यूनिटी डाइवर्सिटी को देखकर फर्स्ट 2 स्टेंजास को ही इंक्लूड किया गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम 150 में जो हम एनिवर्सरी, अगर वो उस हद तक ही महदूद होता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हवा जो चली हुई है जब से बीजेपी सेंटर में आई हुई, एक हवा यहाँ पर चली हुई है जिसका रुख एक ही तरफ से है। तो उस रुख को देखकर अगर ऐसा होता कि सबका साथ सबका विकास, ये हर एक रिलीजन के लोगों को भी अपने साथ चलाते, तो किसी को शायद कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई ये चीजें पिन पॉइंट भी नहीं करता। लेकिन जब रुख हमेशा एक ही तरफ से हो गया है, तो हर एक की जो खदशात है, हमारे रिलीजियस जो फ्रीडम है आर्टिकल 25 में, तो हर किसी का अपना है। न तो ये आईपीएस में, न तो ये बीएनएस में, किसी भी एक्ट में आप देख लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कोई क्राइम नहीं है। आप अगर गाएंगे ये आपकी मर्जी है, नहीं बोलेंगे तो ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल। सुरेंद्र अब्बरदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस स्टेटमेंट। सुरेंद्र जी बोलिए। जी, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेट वर्किंग कमेटी हो गई है और पीडीपी ने भी एक वर्किंग कमेटी, इनसे पूछ लीजिए क्या इन्होंने वर्किंग कमेटी में नेशनल एंथम शुरू में या बाद में गाया? क्या पीडीपी ने अपनी वर्किंग कमेटी में नेशनल एंथम पहले गाया? ये सब सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन कर रहे हैं। नेशनल एंथम को हम लोग पैट्रियोटिक नहीं है। क्या हम आप प्रूव कीजिए ना, आपने कभी नेशनल एंथम गाया है अपने प्रोग्राम्स में? हम लोग पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब है? अब वो भी साफ कीजिए। हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एड्रेस कर रहे हैं। किस जगह क्या आप अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जरूरी आपको एंथम भी गाना है? वो कोई ऑफिशियल नेशनल एंथम गाते हैं क्या? जब भी ऑफिशियल चीजें हो क्या जनगण मन याद है आपको? उसको सम्मान दिया जाता है और हर कोई सम्मान से वो बोलता है, गुनगुनाता है सम्मान से।
मुझे ये बता दीजिए, किसी ने अपनी पर्सनल मीटिंग में या घर में वो नहीं बोला, तो इसका क्या मतलब है? आप सर्टिफिकेट दे देंगे? भारत की अखंडता का कारण वंदे मातरम है, वंदे मातरम है, और वंदे मातरम पे डिबेट करने पे आपको आपत्ति है। जितना खून उनके वर्कर्स तो आप तो डाउटफुल कैटेगरी में फाल करते हैं। मकबूल शिरवानी का नाम आपको पता होगा, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो उस वक्त यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करता था। मकबूल शिरवानी का नाम आपने कभी लिया क्या? जान दे दी। आप मुझे बताइए, मकबूल शिरवानी का नाम, आपके ऑफिस में मकबूल शिरवानी का फोटो है क्या? तो आप उस पर भी उंगली उठाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? बात वंदे मातरम की हो रही है। राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रफीक राठौर बोलिए, वक्त कम है जी। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा, अमरनाथ साहब से कहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है इनकलाब जिंदाबाद बोलने से? वो क्या इसलिए उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ऐसा स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ कहा जिंदाबाद बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? किसने कहा नहीं बोलते? हम बोलते हैं। उससे क्या बात? नंबर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है यहाँ नीलोफर, ये तो हमारे भगत सिंह से जुड़ता है। इनकलाब जिंदाबाद कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी जगह इस तरह की कॉलोनिज्म के अगेंस्ट है। मैंडेटरी आपको ये कॉलोनिज्म के अगेंस्ट ये मीटिंग्स में कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इसके लिए मजबूर नहीं करता है, तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं मुझे मजबूर करने वाले? अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए मजबूर नहीं करता, तो मैंने कहा ना, ये आपकी पार्टी का और आपकी मानसिकता का एजेंडा है। तो आपकी मानसिकता ये कह रहा हूं, उस एजेंडा आप करना चाहते हैं। आप रफीक साहब सही बात कर रहे हैं, आप इच्छा से नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। आप बात वही है, आप अपनी मर्जी से भारत माता की नहीं कर रहे हैं। देखिए देश की आजादी हमारे लिए बहुत अहम है, और वो तमाम नगमे, गीत, गाने, वो चाहे किसी भी जुबान में हो चुके। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक राज्य या एक जुबान नहीं है, सैकड़ों हजारों जबानें भी हैं। हर ने अपने अपने रीजन में अपनी जुबान में देश की आजादी के गीत गाए थे। और अगर वाकई ये चर्चा यहां पर जो हो रही है, तो इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। और वक्त हमारे पास फिलहाल ज्यादा बचा नहीं है। मैं तमाम अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत ही एहसासमंद था। हमें दे इजाजत, और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।